ये लिखना शुरू किया, सारी चीज़ें की। फिर मिलते गए लोग, सहर इकबाल खान मिली, अनुज मिला, उसके बाद सार्थक मिला, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो सिखाते रहे। मतलब तो वहाँ पे था तो सक्षम सिंह राजपूत, नहीं सक्षम राजपूत और अविनाश भट्ट, इन दोनों का वो स्टेज था। मैं वहाँ पे गया हुआ था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं परफॉर्म कर। जब तक हम नहीं मिलते, जब तक हम नहीं मिलते तब तक के लिए, तब तक के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, मैं मेरी जाना का गालिब, मैं मेरी जाना का गालिब हूँ। यस, ये लाइन है। ये जैसे कि वो जिसके साथ थी या अभी जिसके साथ है, उसको उसकी फेवरेट जगह ही नहीं जाना होता था। ऐसा उसे गुरुद्वारे बहुत पसंद थे, हमेशा उसका था। हम जब भी मिलना होता था या उदास होते थे या परेशान होते थे, दिल्ली का बंगला साहिब है बहुत फेमस, सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अनंत की बातें शो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ आ चुके हैं आगरा के एक जाने माने शायर अनमोल शांत, जो कि बताएंगे कि सबसे पहले एक शायर जो व्यक्ति है, कितना टूटने के बाद एक व्यक्ति शायर बनता है और वो बनता क्यों है, जरूरी है कि वही क्यों शायर बने, हम लोग भी शायर बन सकते हैं। तो इनसे मिलते हैं, जानते हैं कैसे एक टूटा हुआ दिल को लेकर सारी चीज़ों को समेटते हुए एक व्यक्ति शायर बनता कैसे है। गालिब और जाना, तो जाना क्या है, जाना क्या है नहीं, जाना कौन है। जाना कौन है? जाना एक लड़की है जाना एक बेसिकली, लड़की है। जिसके ऊपर मैंने ये कहानी लिखना शुरू करी, जाना और गालिब। मिले 2 साल पहले 5 नवंबर 2022। जगह भी याद है, वो महफिल भी याद है। बहुत लंबी स्टोरी है उसके पीछे, जो कि आने वाले टाइम में एक शो पे, एक पॉडकास्ट के थ्रू, एक शो के थ्रू दुनिया को मालूम चलेगी। नहीं तो फिर इतनी वो उस लड़की पे या जो भी कोई व्यक्ति था, तो उस पर इतनी अच्छी स्टोरी लिखने की जरूरत क्या थी। अब देखो यार, सिंपल है, हम कहानीकार हैं, हम शायर हैं, बट लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो आपको अंदर से या तो तोड़ देता है या बना देता है। अब लोग कहते हैं कि टूटने के बाद शायर बने, ये एक झूठ है, ये एक मिथ है कि कोई टूटने के बाद शायर बनता है। इंसान शायर बनता है, फिर टूटता है, फिर अच्छा शायर बनता है। हमेशा याद रखना, एक शायर इंसान हर कोई है। हम मतलब अभी आपने एक बात बोली तो कहानी हम सबकी है। जैसे आपने पूछा, बोला कि हम क्यों नहीं लिख सकते या दुनिया क्यों नहीं लिख सकती, ये सच बात है, कोई भी लिख सकता है, बट ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ तो डिफरेंस दिया होगा ना। तो एक लाइन है कि कहानी सबकी होती है, लेकिन उसे कलम के जरिए अपने पन्नों पे उतार के दुनिया के सामने बेझिझक सुना देना, ये एक शायर और कहानीकार कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ये जाना की शुरुआत कैसे हुई? ये जाना की शुरुआत आज भी मुझे वो पूरा, मतलब कोई भी मुझसे पूछे जाना है या नहीं है, तो जाना मेरी लाइफ में नहीं है, दुनिया में है और एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है। हाँ, हो सकता है वो कहीं ना कहीं मुझे देखती हो, यूट्यूब के ज़रिए, स्पॉटिफाई के ज़रिए, कभी मुझे सुनती हो, बिकॉज ऑफ उसे मेरी आवाज़ पसंद थी। सबसे बेसिक जो चीज़ थी, मैं बताता हूँ कि 5 नवंबर का वो दिन था। 5 नवंबर 2022। यस, 5 नवंबर 2022, दिन शनिवार। मुझे आज भी पूरे अच्छे से याद है। और वो लड़की मतलब अलग ही कॉन्फिडेंस में थी, अलग ही, मतलब पहली बार परफॉर्म करने आई थी एंड वहाँ मैं गेस्ट था और एक अलग ही सेंटर अट्रैक्शन था उसके ऊपर। तो उसने अच्छा खासा परफॉर्म किया, बहुत। अभी भी वो लाइनें मुझे याद हैं कि उसने क्या बोली, क्या कहा था उसने, कि जिंदगी की कोई भी ख्वाहिश, मतलब ऐसा था। तो लास्ट में था एक लाइन कि मेरे लिए खास है वो। बेसिकली इसमें 3 कैरेक्टर हैं, अगर मैं देखा जाए तो जाना और गालिब मेरी कहानी है, लेकिन इसमें एक और तीसरा शख्स जो होता है ना, जो हर किसी की लाइफ में होता है, वो है चांद। यस, चांद। तो क्या वो जाना चांद के पास है? जाना चांद के पास थी, उसके पास भी थी। सुनो, जाना पहले चांद के पास थी, फिर कुछ ऐसे बने, माहौल बना के सब अलग हुए, सब टूटे। वो दिल्ली में आई, मैं भी दिल्ली गया, वो मुझसे मिली, फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी फैमिली ने ये बोला कि नहीं, अब दोबारा उसके पास, मतलब शादी उससे करनी है। तो ये 3 लोगों के कैरेक्टर पे एक पूरी कहानी बनी हुई है। तो उसमें गालिब का जो मेन रोल था, गालिब ने क्या सोचा था जाना के बारे में, जाना उसको मिलेगी नहीं मिलेगी? यार, कभी भी कोई शायर ये
सोचता ही नहीं है कि वो उसकी लाइफ में रहेगा नहीं रहेगा। हम सभी भी नहीं सोच सकते कौन हमारी लाइफ में रहेगा या नहीं रहेगा। वो हमारे एफर्ट्स पे या सामने वाले के एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि कोई हमारी लाइफ में कब तक रह सकता है। हमारा काम ये है कि जब तक उस सफ़र में हम चल रहे हैं, वो सफ़र में जब तक वो शख्स हमारे साथ है तो उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, वो खुश रहे। वो खुश रहने ही खुश तो रहेगा ही। तो कभी जाना ने इन 2 साल के, तो जाना को जाने का क्या मतलब था, वो चली क्यों गई? यार जाना को जाने का मतलब मैंने बोला ना कि मुझे आखिरी मुलाकात भी याद है, मुझे पहली मुलाकात भी याद। आखिरी मुलाकात का क्या वो था स्टेटस? 3 मार्च 2024 लास्ट हम लोग लखनऊ में थे और मिले। और मुझे याद है उस वक्त मुझे लखनऊ से दोबारा दिल्ली आना था बिकॉज ऑफ सतेंद्र सरताज जी के शो चल रहे थे, सारे शोज चल रहे थे, तो उस चीज़ को मैनेज करना था और वो मेरी आखिरी मुलाकात थी उससे। एंड जब मैं घर लौटा, आज भी याद है 6 तारीख, कॉल सामने वाले का आया कि अनमोल मेरे घर वाले ये चाहते हैं कि ऐसे ऐसे कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँ। नहीं, बात का नहीं यार, सिंपल सी चीज़ है, वो लड़की ने कभी बात करना बंद नहीं की थी उस वक्त। वो उसने मेरे सामने चीज़ों को रखा कि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं चांद से शादी करूँ। ये सबसे बड़ा झूठ था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे बहुत बाद में पता चली कि ये भी एक झूठ था। ये भी एक झूठ था कि फैमिली चाहती है, कहीं ना कहीं वो भी चाहती थी। अगर मैं कहूँ कि सिंपल है कि हम अगर किसी की लाइफ में रहना चाहते हैं तो एफर्ट्स भी हम ही डालते हैं। अब अगर हम किसी की लाइफ से जाना चाहते हैं तो वो भी एफर्ट्स हम डालते हैं। तो उसने मुझसे बोला कि तो यार जहाँ फैमिली की बात आ जाती है, जहाँ माँ की बात आ जाती है, या तो एक इज़्ज़त होती है यार, और लड़की वैसे भी किसी के घर की इज़्ज़त है। तो मैं वो बदनाम नहीं करना चाहता या वो चीज़ें नहीं करना चाहता था जो मैंने बाद में की। वो क्या की, वो कभी किसी दिन कहानी जब ओपन होगी एक स्टेज के थ्रू तब सबको पता चलेगी। बट हाँ, वो झूठ था कि फैमिली चाहती है कि मैं चांद से शादी करूँ। एक्चुअली मैं चाहती जाना ही थी कि मैं चांद से शादी करूँ। यस, चांद जाना ही चाहती थी कि वो उसके साथ भी रहे और मेरे साथ भी रहे। मतलब नॉट कि वो मेरे साथ एज एन लवर रहे, वो चाहती थी कि मैं हमेशा उसका वेल विशर रहूं बिकॉज ऑफ वो भी एक पोएट थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक पोएट थी, वो मुझसे काफ़ी चीज़ें सीखती थी। नहीं, जाना की तरफ से तो रिश्ता दोस्ती का होगा। नहीं, हम लोग रिलेशनशिप में थे दोस्त। अच्छा, और चांद भी रिलेशनशिप में था? मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि क्या हुआ। अक्टूबर का टाइम था, वो दोनों का ब्रेकअप हुआ और बहुत बड़ी चीज़ थी कि वो लड़का था जो चांद, उसकी मदर एक्सपायर हुई। तो कुछ चीज़ें ऐसी बनी उसके घर में कि उसी को ब्लेम किया गया कि तुम्हारी वजह से है जो भी चीज़ हुई, तो ब्रेकअप हुआ। और उसी दौरान मेरी लाइफ में, मेरा उसकी लाइफ में आना हुआ, जैसे मैंने बताया 5 नवंबर 2022। तो उसका मेरा आना हुआ और एक अट्रैक्शन उसका पोइट्री के थ्रू। तो मुझे सर बुलाती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल गालिब और जाना शुरुआत से ही नहीं थे, ये नाम उस वक्त था ही नहीं, उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करते थे कि ये नाम था। उस वक्त वो मुझे सर बुलाती थी, मैं उसको नाम से बुलाता था। तो चलते रहे सफ़र शुरू हुआ और एक कहते हैं ना कि एक अट्रैक्ट कर जाना कोई इंसान, आपके दिमाग में बस जाना, तो वो बस गई थी। और वो इस तरीके से बसी कि मैं अपना शहर कभी नहीं छोड़ना चाहता था, आगरा कभी नहीं छोड़ना चाहता था। बट वो दिल्ली थी एंड उसकी एक चीज़ थी कि यार यहीं आ जा। और उस वक्त ऊपर वाला भी मेहरबान, 1 महीने के अंदर नौकरी वहीं पे, वहाँ शिफ्ट हुए दिन। आज भी वो मेरे को तारीखें हमेशा याद रहती हैं। 3 दिसंबर 2022 मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। अच्छा। और रेख्ता था उस वक्त। रेख्ता इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा उर्दू का कल्चरल इवेंट है और रेख्ता चल रहा था। तो वहाँ पे अगर कही जाए तो मेरी पहली डेट जो थी वो 3 दिसंबर 2022। तो उस वक्त हम मिले और उस वक्त उसकी लाइफ में कोई नहीं था। आया बाद में, वो भी मेरी ही गलती थी यार कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई, बाद में आया। और उस वक्त वो कंफ्यूज हो गई क्योंकि वो प्यार मुझसे भी करती थी और कहीं ना कहीं वो ये चाहती थी कि शादी उससे हो। उसका ये था, वो हमेशा बोलती थी कि मैं प्यार तुझसे करती हूँ और वो आज भी मुझसे प्यार करती। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसके कहीं ना कहीं वर्डिंग्स अगर कभी मैं उसे देख लूँ, उसके ब्लॉग्स पे देख लूँ या उसकी यूट्यूब चैनल्स पे देख लूँ, तो दिखता हूँ कि हाँ उसकी चीज़ों पे दिख जाता है। उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है। नहीं, आंखों पे नहीं, उसके लाइन्स में। शायर की कभी आंखें नहीं बोलती, उसके शब्द बोलते हैं। वो लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि शायर आंखें पढ़ लेते हैं, शायर शब्द ही पढ़ते हैं। शब्द से पता चल जाता है कि क्या सही है, किसके लिए क्या है, किसके लिए क्या नहीं है। फिर बात चलती रही। फिर दूसरी डेट कहाँ हुई? दिल्ली में ही 25
दिसंबर। वो भी डेट इसलिए क्योंकि 19 दिसंबर को बर्थडे था और उस दिन लड़ाई हुई, तो वो मनाने के लिए 25 ऑफ दिसंबर दिल्ली में, और फिर साथ ही थे। बेसिकली एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ, वो नोएडा रहती थी, नोएडा सिटी सेंटर। मैं दिल्ली के एक कोने पे, द्वारका सेक्टर 12 बहुत और नोएडा सिटी सेंटर, दिल्ली और नोएडा के 50 बीच किलोमीटर के में, अंतर। ठीक है। और मैं रोजाना ऑफिस से सिर्फ, हम दोनों की एक कॉमन चीज़ थी चाय, जो कि हर शायर की या पोइट की होती है। तो सेक्टर 18 में वो चाय थी ना, वो हमारी सबसे फेवरेट जगह थी। सेक्टर 18 के सेकंड नंबर गेट पे, तो वहाँ जाना, और 79 मिनट्स मेट्रो से मैं गिने हैं, एक एक सेकंड मैंने गिना है, 79 मिनट्स वहाँ लगते थे, और वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ बैठ के 2 कप चाय पीने के लिए। फिर उसके बाद वापस घर आना। वापस घर आना नहीं, पहले उसके साथ चाय पीना, फिर वो बच्ची थी, मतलब थी, फिर पूरा नोएडा घूमना, फिर उससे दोबारा घर छोड़ना, उसके पीजी पे छोड़ना, फिर उसके बाद घर आना, और वो जब घर आ रहे हैं उस दौरान भी उसी के साथ जुड़े रहना कि हाँ मैं पहुँचने वाला हूँ। यहाँ तक कि एक मोहब्बत कह सकते हैं। बिल्कुल। फिर तीसरी डेट के क्या सीन था? यार डेट्स तो फिर यार मैं कहता रहूँगा, तो वो रोजाना की, कभी मैं अगर कहूँ कभी भी हम ऐसे कॉल करके डेट एक्साइटेड मोमेंट क्या था? दर्द भरा यार अभी आगे बताता हूँ, पहले खुशनुमा बातें करते हैं, उसके बाद दर्द पे आते हैं। इसी दौरान मैंने उसके लिए गज़ल लिखी थी, इवेंट था कि वो उसी को देख के लिखी थी और उसी के सामने पड़ी थी, और वो शॉक्ड थी उस चीज़ को लेके कि तुम्हारे साथ दूसरा नहीं है, तभी तो कोई जचा नहीं है। अच्छा। हो तुम हमारी नज़र के आगे, मैं कैसे कह दूँ खुदा नहीं है। क्या बात है। तो ये उसके लिए चार, मतलब गज़ल बड़ी है, लेकिन ये जो एक मतलब एक शेर उसी के लिए था, उसी की नज़र था, तो बहुत अलग। तो इतनी मोहब्बत करने के बाद मिला क्या? सबसे बड़ी बात लोग सोचते हैं कि मिला क्या। एक चीज़ बताता हूँ कि लाइफ में क्या होता है, एक लवर होते हैं, 2 लवर होते हैं, तीसरा इंसान होता है। अब हमें नहीं पता कि हम तीनों में से तीसरा इंसान कौन है। सही बात है। तीसरा इंसान वो होता है जो मोहब्बत में हार जाता है। जो तीसरा इंसान वही होता है जो मोहब्बत में हार जाता है। या तो मैं उसे हासिल करके उसका प्यार बन सकता था, या हार के तीसरा इंसान। अब ना मैं अभी हारा हूँ, ना मैंने उसे हासिल किया। तो इसका क्या मतलब रहा बीच में रहने से? कुछ भी मतलब नहीं है यार, तो बस कहानी चल रही है। अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि जाना गालिब बहुत बड़ी कहानी है, मैं कहूँ कि वो कभी मुझसे नहीं मिलेगी, तो ये भी झूठ है। मिल सकती है। बिल्कुल सर। आज खत्म कर दो, वो नहीं मिलेगी तुमसे यार। वो आज उसके बाद बेहतर ऑप्शन है नहीं। वो आज उस दिन खत्म होगी जिस दिन वो लड़की आज खत्म कर देगी। उसकी तो आज खत्म हो चुकी ना। ये मुझे मालूम है ना दोस्त। नहीं हो चुकी है, निकल जाओ इस दर्द से और आगे बढ़ो। मैंने क्या बोला, कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो हिंट्स मुझे मिलते हैं कि हम मिलेंगे ज़रूर। और हाँ, मुझे मालूम है हम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी उसने मिलने की कोशिश नहीं की या कभी मुझे बोला नहीं कि मिलना है, बट वो एफर्ट्स मेरी ही साइड से नहीं थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं धोखेबाज बनूं, रिश्ता खराब हो फिर से दोबारा। यस। लड़का समझदार लड़का यही मत खा जाता है कि मेरे चक्कर में उसका जीवन बर्बाद नहीं हो जाएगा, मैं तो चोरी छुपके मिल लूंगा। यार चोरी छुपके ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इवन यार उसके घर पे बात हुई है मेरी, मैंने बताया, मेरी फैमिली जानती है, उसकी फैमिली जानती है, बट वो कहते हैं ना, एक इस दुनिया की सबसे बेकार चीज़ जो कि शायद आने वाले टाइम पे हमारा यूथ ख़त्म कर ही देगा अगर वो पढ़ा लिखा निकला, तो कास्ट। अच्छा, कास्ट के चक्कर में रह गए। यस। बेसिकली उस लड़के के साथ अगर मैं देखूं, शादी करने का जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो बस इसीलिए थी कि वो सेम कास्ट है। अगर मैं आज भी कहूँ, वो लड़की आज मेरे से उस लड़के से आंखें मिला के ये नहीं बोल सकती कि वो उससे प्यार करती है। इतना कॉन्फिडेंस मुझे अपने पे। कास्ट के चक्कर में सब रह गया। हाँ, कास्ट के चक्कर में रह गया, लेकिन वो ये कभी नहीं बोलेगी। माँ बाप के आगे छोटी, कहते हैं ना कि एक छोटे से शहर से वो लोग निकले, छोटे से शहर में, तो वहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं। आप दिल्ली आओ, आप अगर आज के टाइम पे मैं अपने शहर आगरा की बात करूँ, आज के टाइम पे कोई नहीं सोचता। बहुत कम फैमिलीज हैं जो आज के टाइम पे किसी को कास्ट के बिहाफ पे अलग करें। तो आपने कब लिखना चालू करा ये शायरी का, पोइट्री का? मैं ऐसे लिखूं लाइनें, ये करूं वो करूं।
ओके, तो इसके पीछे भी एक चीज़ थी। याया बूटवाला एक शायर है, वो कहानीकार है, याया बूटवाला। वो उस वक्त 2018 में वो बस स्टार्टिंग थी उनकी, और मैंने सुनना शुरू किया था। मैंने निधि नरवाल को सुनना शुरू किया, नायाब को, याया बूटवाला को। काफ़ी कहानीकार थे सोशल हाउस पे एंड यूट्यूब पे। तो एक अलग ही जज्बा था कि कुछ लिखते हैं। बट मेरी, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, आज पॉडकास्ट पे लाइव लोग सुन रहे हैं, कि मुझे हिंदी लिखना नहीं आती थी। हिंदी लिखना नहीं आती थी, मात्राएं जो होती हैं ना, वो लिखना नहीं आती थी। आवाज़ आती थी। लोग कहते थे कि यार तू क्या कर रहा है, मतलब कैसे लिखेगा। मेरी मदर कहती थी भाई तुझे राइटर बनना, पहले हिंदी लिखना सीख। और दिल पे लगी, मैंने जो चीज़ मेरे दिल पे लगी मैंने सीखी। आज के टाइम पे मुझे उर्दू लिखना भी आती है। तो वो 2018 से लेकर 2024 एक 6 साल का सफ़र रहा, जिसमें अपनी परफॉर्मेंस पे मैंने काम किया, मैंने लिखने पे काम किया। मेरे इस लिखने पे पीछे काफ़ी लोगों का हाथ है। ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही सब कुछ करता रहा। मेरी मदर का काफ़ी बड़ा हाथ। एक मेरी बुआ हैं, उनका, वो भी लिखती थी। दो बुआ हैं, और एक बहन थी, मुँह बोली बहन, उन्हीं के साथ की एक थी, पूजा नाम है। तो उन्होंने हिंदी लिखना, मतलब मैं कुछ लिखता था तो मेरी मिस्टेक्स को सुधारना, बताना कि इसमें ये गलत है, ये गलत है, ये चीज़ गलत है, वो हमेशा सुधारते रहना। और आज तक भी कभी गलती होती है तो वहाँ पे आना। तो ये मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले जो ये चाहते थे कि मैं आगे जाऊँ। क्योंकि दुनिया में ना बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं लाइफ में जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो आपकी गलती पे हंसने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आपकी गलती को सुधार के आपको ये कहने वाले कि ये आगे मत करिए, ये बहुत कम मिलेंगे। तो मुझे वो मिले। सबसे बड़े सपोर्ट मेरी मदर। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने प्रॉपरली सपोर्ट किया या मैं, लेकिन उनका होना, सबसे बड़ी बात वही है। मतलब उनकी गाली में भी गया यार तूने, मतलब सिंपल है जैसे माँ बोलती है, उसमें भी एक सीख थी कि चलो ये मैंने गलत किया है तो वो मात्रा में आगे से गलत ना करूँ। सही बात है, बिल्कुल। तो यहाँ से फिर आपने स्टार्ट करा अपना जर्नी का? यस, मैंने लिखना स्टार्ट किया 2018 में। मैं वॉइस ओवर्स करता था, मेरा चेहरा कभी सामने नहीं आया था, कभी नहीं। मैं पीछे आवाज़ देता था, वीडियो चल रही होती थी। फिर कोविड आया। कोविड के टाइम सबसे अच्छी चीज़ थी आर्टिस्ट के लिए कोविड के टाइम कोई काम नहीं था, आप आर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। उस वक्त मैंने अपनी आर्ट को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया। कोविड की जब वेव ख़त्म हुई, फर्स्ट वेव, तो 20 दिसंबर 2020 मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था वो। और वो 500 रुपये मेरी आज भी उधार है, मतलब मैंने अपनी माँ से लिए थे। लाइफ में एक ही बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी को पे करके परफॉर्म किया, उसके बाद ऐसा कभी मोमेंट नहीं आया। तो हिडन नोशन नाम का एक स्टेज था जो आगरा आया, मैं वहाँ गया, मैंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छी तालियाँ मिली। लिखने का रीज़न भी एक लड़की थी, लेकिन वो दूसरी थी, मतलब थी, ऐसी नहीं है कि मेरी लाइफ में एक ही थी, बट वो अलग मोमेंट था, वो आज इस दुनिया में नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसलिए लिखना शुरू किया, सारी चीज़ें की। फिर मिलते गए लोग, सहर इकबाल खान मिली, अनुज मिला, उसके बाद सार्थक मिला, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो सिखाते रहे। मतलब सहर इकबाल खान ऑलरेडी एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, और उसकी उर्दू पे एक कमांड थी, वो बहुत अच्छी थी। आप ही के शो में कभी लड़की आई, शिवांगी कुलश्रेष्ठ, उसका भी मिलना इसी दौरान हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं परफॉर्म करना चाहता था, बट पैसा नहीं होता उस वक्त, और मुझे हिडन नोशन मिला तो मदर से आगे के भी करना चाहता था, बट नहीं था। तो एक स्टेज था, आज भी याद है, वो स्टेज बाद में मैंने रन किया। पहली चीज़ ये लक्की मेरा ये था कि तो वहाँ पे था, तो सक्षम राजपूत और अविनाश भट्ट, इन दोनों का वो स्टेज था। मैं वहाँ पे गया हुआ था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं परफॉर्म करे बिना आ गया। फिर मैंने सोची कि यार लाइफ में एक ऐसा स्टेज क्रिएट करना है, एक ऐसी एरा क्रिएट करना है जो किसी के पास पैसे हो नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्टेज पर परफॉर्म करेगा अगर उसके पास आर्ट है तो हमने हरफ़े दिलकश के नाम से, हरफ़े दिलकश मतलब अट्रैक्टिव वर्ड्स, ये नाम भी हम 3 लोगों ने मिलकर बनाया था। अनुज, सहर इकबाल खान और मैं, हम 3 लोग उस चीज़ को चलाते थे। तो वो नाम बनाया अट्रैक्टिव वर्ड्स के, उस पर हमने स्टेज पे शो किया। एंड मुझे नहीं पता था कि अविनाश भट्ट वहाँ पे आए हुए हैं, टीबीओ ओपन माइक के फाउंडर। तो उन्होंने वो शो देखा एंड मेरे पास उस रात कॉल आता है कि अनमोल मेरा स्टेज रन करोगे। अच्छा। तो मेरे लिए वो एक अलग ही मोमेंट था कि जिस स्टेज पे मैं परफॉर्म करना चाहता था बट पैसे नहीं थे, 1 महीने बाद वो स्टेज मैं रन करने वाला हूँ। कॉल करके कह रहे हैं आज एज अ ऑनरशिप कि भाई तू चला, सारी चीज़ें तेरी।
उस चीज़ को फिर जब मैंने चलाना शुरू किया, टीसी कैफ़े उस वक्त हुआ करता था फतेहाबाद पे, वहाँ पे इवेंट हुए मेरे बीप में। फिर मैंने 5 स्टार्स जितने मैंने कवर कर सकता था कैफ़े, 3 स्टार 5 स्टार्स, क्योंकि ब्लॉगर्स का काफ़ी अच्छा साथ था मेरे साथ, सिद्धार्थ था, यश था, तो एक कम्युनिटी बनती गई। और मैं ऊपर वाले को बहुत मानता हूँ क्योंकि इस चीज़ पे कि यार मैं किसी को नहीं जानता था, किसी को भी नहीं, बट मिलते गए और आज चलता रहा। ऐसा एरा है कि कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हूँ, या ऐसा कोई नहीं है जैसे मैं नहीं जानता। तो स्टेज बनाना शुरू किया, वहीं पे शिवांगी मुझे मिली। शिवांगी उस वक्त शायद नर्वस थी, मुझे नहीं पता वो कितनी नर्वस थी, लेकिन जब वो स्टेज पे गए तो उसने फाड़ा। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जब बैठी हुई थी तो वो नर्वस थी, लेकिन जब वो स्टेज पे गई तो उसने फाड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से परफॉर्म कर रही है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात, सबसे अगर मैं कहूँ मेरे लिए सबसे अच्छा दोस्त और दुश्मन एक ही है। मेरी अच्छी दोस्त भी है, मैं हमेशा उसे आर्ट के लिए सपोर्ट करता हूँ, बट एक पर्सनल इंसान अलग होता है, मैं पर्सनल अलग हूँ, मेरी आर्ट अलग है, हर कोई अलग होता है, उससे अपन साइड रखते हैं। एज एन आर्टिस्ट मैं आगरा में बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में बोल सकता हूँ। एक सबसे अच्छा मेरा दोस्त है, भाई बोलता हूँ उसको मैं, दिव्यांश दत्त। वैभव असद अकबराबादी वो मेरे गुरु हैं। साज भाई हैं, सहर भाई हैं, और सहर इकबाल खान, शिवांगी, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेरे मुंह पे हैं और जिनको मैं चाहता हूँ कि एक बार ही अगर एक जगह पे स्टूडियो में इकट्ठे हो जाएं, वहाँ तालियां नहीं रुक सकती। पाखी का नाम मैं भूलूँ, वो मेरी बहन है, मैं बहन बोलता हूँ, वो इस लेवल पे है। और सबसे ज़्यादा सुधारना, जो मेरे अंदर सुधार आया था वो उसी के चक्कर में आया था। और उसने मुझे सिखाया नहीं था, उसने मुझे गाली दी थी, डांटा था, और उसकी डांट, मैंने बोला ना मैं जो चीज़ ईगो पे ले लूँ वो होती है। और फिर वो मुझे मिली 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद। तो वहाँ पे वो होस्ट थी, मैं एज एन परफॉर्मर गया था, तो उसने बोला अब मैं इसकी क्या तारीफ़ करूँ। तो मैं स्टेज पे गया, मैंने कि बहन अगर आज आपने तारीफ़ नहीं की तो मैं लिखना छोड़ दूँगा। बोले अच्छा फिर तो तुम छोड़ देगा। मैंने ठीक है, मैंने परफॉर्म किया एंड शीज से इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इतनी जल्दी मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। और उसके बाद इम्प्रूव होते ही गए। तो जाना के ऊपर और कौन कौन सी शायरी लिखी थी? बहुत लिखी है, बहुत, मतलब 2 तो बताओ कम से कम। बहुत के तो संग याद है जाना, तेरे साथ है जाना, मैं लेके आया हूँ कुछ अल्फाज है जाना, जगजीत के गाने उफ क्या बात है जाना, एक तेरा मेरे करीब होना कमाल है जाना, कुछ याद है जाना तो साथ है जाना, मैं लेके आया हूँ कुछ जज्बात है जाना। बढ़िया। एक लाइन है, वो हमेशा वो अंत होगी, हमेशा वो मेरी अंत है कि जब तक हम नहीं मिलते तब तक के लिए हमेशा के लिए मैं मेरी जाना का गालिब हूँ। ये लाइन है, ये शो है। उम्मीद है जल्दी परफॉर्म करिए आप इस शो को। यार मैं कहता हूँ कि मैं कभी जल्दबाजी पे नहीं रहता, रीज़न है उसका ऊपर वाले ने लिख दिया है। आज मैं उसके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, बट अगर मैं उसको खुद से, ऐसा नहीं है कि मैं एफर्ट नहीं करूँ, वो कल हो जाएगा, बट शायद वो बात नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाले का रुक, अभी बहुत कुछ जोड़ना बाकी है उस कहानी में, बहुत कुछ लिखना बाकी है। कितने पेज का हो गया ये पूरा आपका जाना और गालिब, कुछ आइडिया? ये 1 घंटा 20 मिनट का कंटेंट मैं रेडी कर चुका हूँ। अच्छा, 1 घंटा 2 घंटे का एक कंटेंट जो रहता है शो का, स्टोरी टेलर्स का, वो रहता है, जिसमें कुछ गज़लें भी हैं, उसकी पसंदीदा गज़लें हैं जो हम सुनते थे, या उसको जो मेरे से पसंद थी, सारी हैं, उसमें सब कुछ है। एक शायर अर्निंग कहाँ से कर सकता है, अपनी कमा कहाँ से सकता है? शायर कभी नहीं कमा सकता, शायर कभी कमा ही नहीं सकता। शायर के लिए सबसे बड़ी जो कमाई है उसकी तालियां हैं। देखो आपने अगर कभी कुमार विश्वास साहब को पढ़ा हो या सुना हो, उन्होंने साफ बोला है कि जॉन एलिया साहब सुनाते सुनाते मर गए, किसी ने तवज्जो नहीं दी, बट आज के वक्त जॉन एलिया हर किसी की रील्स पे, हर किसी के जहन में बैठा हुआ है, तो वो इज्जत उनकी जिंदा रहते दे देते। एक शायर को उसकी इज्जत जिंदा रहते बहुत कम मिलती है, मरने के बाद ही समझ में आता है। वो मरने के बाद ही समझ में आता है, ये फैक्ट है। जिंदा रहते जिस शायर को इज्जत मिल गई हो वो बहुत कम है। वसीम बरेलवी साहब, कुमार विश्वास साहब, अजहर इकबाल साहब,
और महशर अफरीदी साहब, ये जिंदा है और इन्हें मिल रही है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए कि अभी कॉन्सर्ट हो रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो आप इंग्लिश के किसी कॉन्सर्ट को सुनने के लिए 10-10 हज़ार की टिकट दे सकते हैं, लेकिन अपने हिंदी उर्दू के शायर को सुनने के लिए 500 रुपये की टिकट नहीं खरीद सकते। 500 क्या 100-200 रुपए की नहीं खरीद सकते। फैक्ट इज कौन खरीदे, यूट्यूब पे सुन लेंगे। हमारा ही कल्चर अपने ही कल्चर को पछाड़ चुका है, और हम जितने राइटर्स हैं, जितने परफॉर्मर्स हैं, वो यही चाहते हैं हमेशा से, क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग अलग है। ऐसा नहीं है कि इसी के डिपेंड है हम। कोई भी शायर शुरुआत से ये सोचता ही नहीं है कि हम इसमें कमाएंगे, हमेशा सोचता है कि बस फेम कमाना है, और जिस दिन फेम आया उस दिन पैसा आएगा। सिंपल है। जिस दिन तो और कुछ बताओ जाना के बारे में, कुछ तारीफ करो उसकी। यार तारीफ सुन लेगी वो भी इस वीडियो से। यार देखो, तारीफ का ये है कि मतलब कुछ मोमेंट्स मैं बताता हूँ आपको, उसे पसंद, उसकी पसंद बताता हूँ। जैसे कि वो जिसके साथ थी या अभी जिसके साथ है, उसको उसकी फेवरेट जगह ही नहीं जाना होता था। ऐसा उसे गुरुद्वारे बहुत पसंद थे, हमेशा उसका था। हम जब भी मिलना होता था या उदास होते थे या परेशान होते थे, दिल्ली का बंगला साहिब है बहुत फेमस, वहाँ जाते थे, माथा टेकते थे, थोड़ी देर बैठते थे, और वहीं पे मतलब वहाँ जाना, घूमना, मैगी खाना, बहुत सारे मोमेंट है यार। मतलब सेक्टर 18 पे एक लड़का था, मैगी बनाता था वो, वहीं चाय वाले के पास, और वो हमें मालूम था कि वो वेजिटेबल यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, हमें मालूम था, बट हम हमेशा छोड़ते थे। वो कहता था अरे वेजिटेबल इसमें घुल गए, और हमेशा हंस के उसको डाल देते थे कि ये ठीक है। हंसती रहती थी, सबसे अच्छी बात थी कि वो हंसती रहती थी। वो परेशान भी हो तो हंसती थी, परेशानी में भी हंसती थी। हाँ, बिकॉज ऑफ वो ये नहीं चाहती थी कि उसके आंसू कोई देखे। वो ये कहती थी कि मैं अपने आंसू दिखा दूंगी, मैं कमज़ोर लगूंगी। वो आंसू दिखाना ही नहीं चाहती थी किसी को। मैं बहुत लकी समझता हूँ खुद को, मैंने उसके आंसू देखे। अच्छा। हाँ, और सबसे बड़ी बात, मैं किसी के लिए नहीं रोया। मैं बहुत अलग, मतलब डेथ भी हो जाए ना तो नहीं रो सकता मैं ऐसा इंसान हूँ, बट मैं उसके लिए रोया, उसके सामने रोया हूँ। उस समय पे क्या बात हुई थी जब रोने का सीन था? रोने का क्या सीन था, मतलब उसका ये था कि देखो अनमोल, जब तक हम साथ हैं, हम, मेरे को याद है आज भी, यही कुछ अक्टूबर का महीना चल रहा था 2023 का, और हम लोग थे नोएडा के किसी मॉल में थे, उसके पसंद की चीज़ें मंगाई हुई थी और बैठे हुए थे मॉल में। तो वो कहती है, मैंने कि यार, मतलब रोना आ गया कि मैं नहीं रह पाऊँगा, मुझे नहीं पता कि मैं तेरे बाद क्या करूँगा, मुझे सच में नहीं पता, कि मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं उसके बाद क्या कर रहा हूँ। बस मैं कर रहा हूँ, मैं इवेंट्स कर रहा हूँ। हम लोगों ने एक स्टेज खोला है, मतलब उस वक्त खोला था आर्टिस्ट हाउस के नाम से, तो उसको रन कर रहा हूँ। उसका ड्रीम था, बट मुझसे अलग हुई ऑब्वियसली है, तो उसे वो स्टेज छोड़ना पड़ा। उसका ड्रीम है, मैं लेके रन करके चल रहा हूँ, और उस ड्रीम में थोड़े से ड्रीम और अपने जोड़े के मैं उस नाम से कैफ़े खोलूँगा। दिल्ली में खोलूँ चाहे आगरा में खोलूँ, आर्टिस्ट हाउस कैफ़े। वो कैफ़े आर्टिस्ट के लिए, वो उसकी थीम ही आर्टिस्ट बेस्ड होगी, क्योंकि मुझे प्यार है। सिंपली चीज़ बोलूँ कि मुझे उससे भी प्यार है, मुझे आर्ट से भी प्यार है, और जिस इंसान को आर्ट से प्यार है वो आर्ट बिखेरता है। दो तरीके के आर्टिस्ट होते हैं, एक आर्ट जो बेचते हैं, एक आर्ट जो बिखेरते हैं, और मैं बिखेरने वाला हूँ। सच में बोलूँ, मैंने अपनी पोइट्री से, मुझे याद नहीं है कि मैंने कब पैसा कमाया, कब कमाया, कमाया भी और नहीं भी कमाया। कब कमाया मुझे यही नहीं याद, मैंने कब कमाया। मैंने इवेंट से कमाया, मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज करे, मैंने उससे कमाया। लेकिन अगर किसी ने मुझे बुलाया है तो मैं इज्जत से गया हूँ, फ्री में गया। रीज़न इज़ यार, अभी इतना बड़ा हुआ नहीं हूँ। अगर मैं बोलूँ, अभी मुझसे बहुत उम्दा लोग हैं इस दुनिया में जो शायद डिज़र्व करते हैं पे लेना। मैं भी उतना उम्दा हुआ नहीं हूँ, और जिस दिन हो जाऊँगा उस दिन भी नहीं मांगूँगा, क्योंकि जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ एक ही चीज़ सिखाते हैं वो लोग, जो मिल जाए उसे सर माथे रखो। जिस दिन आपने अपनी आर्ट के लिए पैसा मांग लिया, फिर आपकी आर्ट तो कॉमर्शियल हो गई ना। मैं अपनी आर्ट को कॉमर्शियल नहीं रखना चाहता, मैं यही चाहता हूँ कि वो बस बिखरे। हाँ यार, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किस्सा बताना चाहूँगा, मैं क्यों बना, मतलब ये शख्स के पीछे कौन है। सक्षम राजगुप्ता, अविनाश भट्ट, ये दो ऐसी शख्सियत जो मैंने बोला ना, कॉल किया कि स्टेज में, उन्होंने मुझे चेंज किया यार। उन्होंने मुझे स्टेज दिया, उन्होंने मुझे काम सिखाया। मतलब आज मेरी उनसे बात नहीं होती, अविनाश भाई से बिल्कुल नहीं होती, डिस्प्यूट हुए हमारे बीच में कुछ। मैंने स्टेज छोड़ा क्योंकि मुझे दिल्ली जाना था,
कुछ मेरी गलतियाँ रहीं, कुछ साइड मुझे ऐसा लगा कि उनकी गलतियाँ रहीं, क्योंकि यार देखो हर किसी की होती है, पॉइंट सबके होते हैं, बट उन दोनों ने ही मुझे बदला है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पर्सनैलिटी को बदलने का या मेरे को सिखाने का, इसका ABCD नहीं आता था मुझे यार। इस इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का ABCD ने, मुझे बस लिखना आता था, और लिखना भी मैं कहूँ बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकता बहुत उम्दा लिखता था, शुरुआती तौर पे कोई नहीं लिखता। तो उन्होंने मुझे बदला, उन्होंने सबसे पहले इवेंट्स करना सिखाया, आर्टिस्ट मैनेजमेंट सिखाया, फिर कम्युनिकेशन सिखाया, बहुत कुछ सिखाया उस इंसान ने मुझे सक्षम राज गुप्ता ने पैसा संभालना सिखाया कि जब पैसा आ रहा है तो उसे संभालना कैसे। अविनाश भाई ने मुझे ये बताया कि पैसा जब जमा हो जाए तो उसे यूज़ करना है। तो इन दोनों का बहुत है, ये कभी मुझसे बात भी नहीं करें, मैं आज भी कहता हूँ ये दोनों मुझसे कभी बात नहीं करें। जिस दिन कुछ बन जाऊँगा ना, जाऊँगा, गले लगूँगा, अगर मेरी गलती है तो मैं सॉरी बोलूँगा और कहूँगा चलते हैं। आज भी ऐसा नहीं है, कभी कभी अविनाश भाई से नहीं होती, सक्षम भाई से हो जाती है, बट ग्रेट मैन है यार दोनों। ये होते हैं लोगों की लाइफ में, कुछ ना कुछ लोग बाग होते हैं, लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट सब में होते हैं, बट उन दोनों ने मुझे बदला है। उन दोनों ने इस इंडस्ट्री में लाके फेंका मुझे, सच बोलूँ इस इंडस्ट्री में फेंका उन्होंने, क्योंकि हरफे दिलकश अगर मैं चला रहा होता, मुझे इतना कुछ नहीं आता तो शायद मैं बंद कर देता, बट उन्होंने मुझे एक सेट स्टेज दिया और बोला ये बंद है, इसको चला। वहाँ मैंने अपना दिमाग लगाया, जो दिमाग यूज़ करना उन्होंने सिखाया। मतलब क्रिएटिविटी मेरे पास थी, और उस क्रिएटिविटी को यूज़ कैसे करना वो लोग करना सिखाते थे। उन्होंने मुझे अर्निंग के सोर्सेज दिए यार, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई, आज के टाइम ग्राफिक्स हुई, वीडियो एडिटिंग हुई, सब वहीं रह के सीखा मैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आज कमा रहा हूँ उन चीज़ों से, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है उनका। नहीं, सही बात है, होना भी चाहिए। बाकी जाना का हाथ है कि वो बोलती थी हमेशा कि मैं ना तेरे लिए हूँ। मैंने कहा हाँ, तेरी कहानी ना मेरे को पॉपुलर करेगी। तो आज वही है कि आज लोग भी उसी हाईलाइट को ही सबसे ज़्यादा देखते हैं। मतलब एक बनी हुई है मेरे फ़ोन में, आप कभी देखना, उस हाईलाइट को देखना, उसी के बारे में सुनना पसंद करते हैं उन लोग। तो जाना के प्यार को कैसे समझते थे, मतलब कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे, धोखा दे रही है जाना या प्यार कर रही है मुझसे? यार उसकी एक खासियत थी, वो आँखों में आंखें डाल के झूठ बोल सकती थी। झूठ बोल सकती थी? यस, उसकी ये खासियत थी। खासियत है ये उसकी, ये मतलब बहुत कम लोगों में खासियत होती है कि आपकी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रहा है। लेकिन वो हमेशा कहती थी कि मुझे समझने वाला इस दुनिया। उसके कुछ टेक्स्ट हैं जाने से पहले बीच में, कि मैंने उस इंसान को चुना जिसने मुझे बार बार छोड़ा है, और मैंने उस इंसान को छोड़ा जिसने मुझे हर बार संभाला है। वो जब भी परेशान होती थी, मैं उसकी लाइफ में हूँ नहीं हूँ फर्क नहीं पड़ता था, मैं हूँ, मुझसे बोल, मैं आता हूँ। वो लिखती हमेशा, उसने लास्ट में उसके यही टेक्स्ट थे कुछ कि मैंने उस इंसान को छोड़ा जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा समझता था। रीज़न उसका क्या है, वो क्या करना चाहती है अपनी लाइफ में, उसके ना फैमिली मेम्बर नहीं जानते, जो लड़का उसके साथ है चांद वो नहीं जानता, मैं जानता वो चाहती क्या अपनी लाइफ में। आज भी मैं एक दावे से कह सकता हूँ कि आज अगर जाना उस लड़के को छोड़ दे, वो लड़का आराम से जी सकता है। मतलब सोचो ना यार, अगर आपने किसी को छोड़ दिया, उस लड़के ने छोड़ दिया, उसके टेक्स्ट थे यार मर जा, मुझे क्या करना। तो अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, कोई आपसे कहता है मर जाओ, और 3-3 4-4 6-6 महीने के लिए गायब, और फिर वापस आके कहता है शादी करनी है, तो उसको आप क्या कहोगे? बेवकूफ़ी। तो वही थी। तो छोड़ने के बाद में क्या हुआ था आपके साथ? छोड़ने के बाद यार, फर्स्ट मुझे दिन याद है, शिवरात्रि थी, महाशिवरात्रि, 8 मार्च, 8 या 9 मार्च था। उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे सब घर वाले गए हैं उसके घर और बात हो रही है। मैं समझ गया था कि आज चीज़ें फाइनल होंगी। मुझे बस ये नहीं मालूम था कि ये जाना चाहती है, मुझे ये मालूम था कि मुझे ये लगा था कि क्योंकि उसने मुझे वो बताया, मैंने बोला ना आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल सकती है, उसने उस तरीके से सिनेरियो बनाया कि मेरे घर वाले चाहते हैं। ये बात मुझे 6 महीने बाद पता चली उसकी मदर से बात करने के बाद कि ये चाहती थी, हम तो चाहते ही नहीं थे उस लड़के से शादी। अच्छा, सबसे फैक्ट बात ये चाहती थी, बिकॉज उसके फैमिली वाले बनिया होते हैं, टिपिकल बनिया, तो वो पैसा चाहते हैं, बहुत अपार पैसा। मतलब वो उसकी
फैमिली में ये कहता है कि मैं 40 साल के इंसान से भी कर दूंगा, 50 के भी कर दूंगा, करोड़पति होना चाहिए। मैंने कि यार ओल्ड फैशन लोग या पुरानी सोच के लोग ही ऐसा कर सकते हैं जो अपने बच्चों की खुशी मार के पैसा सोचें। क्योंकि यार पैसा, आज मैं हमेशा कहता हूँ, आज मैं करोड़पति हूँ, मेरी लाइफ में कोई आता है, मेरे साथ कोई इंसिडेंट होता है, मैं 10 मिनट ऐसा लगेगा मेरे साथ पैसा गया। और आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आता है, अपना लक लेके आता है, मैं महीने भर में करोड़पति हूँ। किसी को नहीं पता पैसा किसके पास कब है। आज पैसा वाला भी इसलिए दुखी है कि मेरा चला ना जाए, और जिसके पास नहीं है वो इसलिए दुखी है कि कब आएगा। तो सब अपनी लकीर में लिखवा के आते हैं, इसकी पैसा बस एक मिथ है। तो उस टाइम बस ऐसा ही हुआ कि यार मैं रोने का भी नहीं रहा। रीज़न था क्योंकि यार भाई बगल में, मदर बगल में, तो अंदर जो चीखता है ना इंसान, वो हो रहा था। मतलब मेरे आंसू नहीं निकल रहे थे, मैं हंस नहीं रहा था, रिएक्शंस गायब थे, और बस मुझे रोना था, मुझे बहुत रोना था। क्योंकि उसने जस्ट 15-20 मिनट्स मेरे साथ, उसके बाद बात हुई 9 तारीख की रात वीडियो कॉल पे, और उसके बाद हमारी कभी वीडियो कॉल पे बात नहीं हुई। एक आध बार उसने ट्राई किया लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन मैं टूट रहा था, रीज़न है क्योंकि मुझे मालूम था आगे क्या होना है। तो मैं ग्राउंड में गया रात में 4:30 बजे, जब सब सो रहे होते हैं। मैं चिल्लाया क्योंकि मैं चिल्ला नहीं पा रहा था, मैं बहुत चिल्लाया। फिर घर आया, उसके बाद से रोया नहीं। फिर उसके बाद से बस मुझे एक ही चीज़ कान में हमेशा सुनाई देती है, हमेशा अभी भी सुनाई देगी, मतलब कि गालिब तुम कब मिलने आओगे। हमेशा बोलती थी, हमेशा के नाम लेती थी ऑब्वियसली, कब मिलने आओगे या कब लिखोगे। उसको हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी कि मैं उसके बारे में क्या लिख रहा हूँ, मैंने क्या नया लिखा है। वो हमेशा और वो दिखाती भी नहीं, मतलब वो कब, उसको नहीं पसंद था कि मैं उसे फ़ोन पर सुनाऊँ। कभी बहुत नहीं मिले हो तब मैं सुनाता, अदरवाइज़ बैठो यहाँ पे बैठ के सुनाना। वो इकलौती उस वक्त मेरी ऐसी शख्स थी जो सबसे पहले लिखा हुआ सुनती थी, वही थी। साहब, तो आपकी सबसे बेस्ट पोइट्री कौन सी है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है बताना? वो एक तवायफ पे है। तवायफ बता दो। प्रोस्टिट्यूट, मतलब वो भी, उसका भी सिनेरियो बताता हूँ। मैं जनकपुरी रह रहा था, तो हम रात में 3:30 बजे बाइक उठाई, चाय पीने निकलते हैं, दिल्ली है यार, जगता रहता है। तो वहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट थी, तो वहाँ पे था प्रोस्टिट्यूशन का पूरा वो एक लाइन, तो हम वहीं से निकल रहे थे। तो वो कुछ खा रही थी, पता नहीं क्या था, तो इतने में कार में आया और उसने खींचा, मतलब ऑब्वियसली तो उसका वो खाना गिर गया, तो उसने उसे छोड़ा और खाना उठाया। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लिक करी, तो उसके ऊपर मैंने चलते चलते एक शेर बनाया था, लेकिन फिर मैंने उसको शेर को पूरी गज़ल का नाम दिया। 1 मिनट, इसकी एक्टिवा चालू हो जाना, मैं परेशान कर, खाने वाली बात से दोबारा बोलना। ओके, तो जनकपुरी अपन रहते थे, रात के 3-3:30 बजे हम सारे दोस्त जा रहे थे। तो ये मैं उस गज़ल की, जो मेरी सब अब तक की ऐसी गज़ल है जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, या मुझे सुनाना पसंद है, हर महफिल में सुनाना पसंद है, तो प्रोस्टिट्यूट पे है। हम 3:30 बजे जा रहे थे, वहाँ पे पूरा एक लाइन थी, तो कार वाले ने उस लड़की को खींचा, वो लड़की कुछ खा रही थी, तो वो गिर गया, तो उसने उसका हाथ झटक के सबसे पहले वो उठाया और फिर गई। तो उस वक्त एक शेर बना, फिर उस शेर को मैंने गज़ल का नाम दिया। तो वो गज़ल कुछ ऐसी है कि ज़रा सी बात का उसने बवंडर कर दिया, ज़रा सी बात का उसने बवंडर कर दिया, वो इतना रोई आँखों को समंदर कर दिया। मुकद्दर लिखने वाले क्या इबारत है लिखी, मुकद्दर की लकीरों को मुअत्तर कर दिया। ये शेर है कि निवाले आबरू से कीमती होने लगे, कि निवाले आबरू से कीमती होने लगे, किसी ने आज अपना जिस्म बिस्तर कर दिया। क्या बात है। तो ये है, वो उस पे लिखी। फरहाद साहब को बहुत सुनता हूँ, जॉन एलिया साहब को बहुत सुनता हूँ, तो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हूँ। और उसके अलावा मेरे को अपनी कहानी कहीं ना कहीं साहिर लुधियानवी जैसी लिखती है, बिकॉज ऑफ साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी लव स्टोरी है जो एक भी नहीं हुए। और सबसे बड़ी फैक्ट बताता हूँ कि हम कास्ट करते हैं, प्यार करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, इस वर्ल्ड की सारी
लव स्टोरीज उठा के देख लो, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू, कहीं सरनेम दिख रहा है? किसी का सरनेम नहीं है। उस वक्त सरनेम मायने ही नहीं रखता जहाँ प्यार होता है। वहाँ कास्ट धर्म कुछ मायने नहीं रखता, वहाँ सिर्फ 2 नाम मायने रखते हैं। दैट्स वाई मैंने इसको नाम दिया जाना और गालिब। किसी का सरनेम है ही नहीं। मोहब्बत का और शायरी का कोई धर्म ही नहीं है। ना शायरी किसी धर्म की मोहताज है, ना मोहब्बत किसी धर्म की मोहताज है। अब कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। बाकी जो आपका शो जब आएगा उस शो को भी एक बार आइडेंटिफाई करेंगे। यार वो शो जल्दी होगा, जब भी आएगा, 1 साल 2 साल, लेकिन अच्छा होगा जब भी वो आएगा। तो गाइस वीडियो में सारी बातें सुनने के बाद कमेंट जरूर करिएगा ये, क्योंकि स्टोरी जो थी ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रियलिटी वाली थी। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल रो ही गया सुन के, जो भी था सच में बहुत तगड़ा है जाना गालिब का सेशन। और भी इसके वीडियोस आप इनके चैनल से देख सकते हैं। मैं इनकी एक आईडी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके भी इनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं वापस एक नए एपिसोड में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।